गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की सीरीज में हम आज अगला वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो दो लेक्चर्स हुए हैं उनमें मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको बताई है, एन फैक्टोरियल, एनसीआर, एनपीआर और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। तो आज पहले तो उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि वो चीज़ें थोड़ी बेटर आपको समझ आ सके। फिर हम एक्चुअली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो रूल्स है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यदि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, तो x की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। तो देखें आप, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज देखो, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यूज आ रहे हैं और नजदीकी है तीनों फैक्टोरियल, 9, 10, 11 ऐसे करके, है ना। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसको तो छोड़ दो। सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? ये वाला है। और इन दोनों फैक्टोरियल्स को तब तक ओपन कर लो जब तक कि ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं आ जाती। वापस बोल रहा हूं, जब कुछ 2-3 नजदीकी फैक्टोरियल क्वेश्चन में यूज आ रहे हैं तो सबसे छोटे फैक्टोरियल को छोड़ दोगे आप, और बाकी जितने भी फैक्टोरियल उसको वहां तक ओपन कर लोगे जब तक कि छोटे वाले फैक्टोरियल वाला नंबर नहीं आ जाता। देखो कैसे, इसको तो छोड़ दो, मैंने कहा सबसे छोटा है, इन दोनों को चेंज करना है। अब इसको आप ओपन करना शुरू करोगे, 10 फिर 9 ऐसे 1 तक चलता है, बट जब ये नंबर आ जाएगा वहां रुक जाना है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, 11 इंटू 10 इंटू 9, जब ये नंबर आ जाएगा रुक जाएंगे हम। अब यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से 1/10 बच गया, और यहाँ पे तो जैसा है वैसा लिखा है, तो कॉमन लेने की कोई जरूरत है नहीं। x/110 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना हो गया? 11/10 बराबर ये 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 11 इंटू 11, x का मान आपका आ गया 121। तो ये आपके फैक्टोरियल पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में जो आपको अब तक की मैंने 2 क्लासेस दी उनके बेस्ड आपको सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है 56p r+6 रेशियो 54p r+3 इज इक्वल टू 30,800 रेशियो 1। तो हमको बताना है कि भाई r का आंसर क्या आएगा, r की वैल्यू क्या होगी। तो एनपीआर के मैंने फॉर्मूले और उससे रिलेटेड चीजें आपको बताई भी। तो यहाँ देखो, आप इसको फॉर्मूले से ओपन करोगे सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 में से r+6 माइनस करेंगे अपन ऐसे करके, और ये बंद करो इसको, और यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड का साइन ले लेता हूँ यहाँ पे 54 फैक्टोरियल, 54 में से इसको माइनस करना है, 54 माइनस r+3 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, बराबर 30,800/1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 56 फैक्टोरियल अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का r माइनस का 6, 56 माइनस 6 50 हो गया माइनस r। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 54 माइनस r माइनस 3, तो 51
माइनस आर, ठीक है, अपॉन में 54 का फैक्टोरियल 30,800 बटे में 1। अब आप देखो, अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जो नजदीकी फैक्टोरियल्स होते हैं उनको ध्यान दो। जैसे ये दोनों नजदीकी है, तो इनमें से जो छोटा फैक्टोरियल उसको तो अपने को छेड़ना नहीं, बड़े वाले फैक्टोरियल को तब तक ओपन कर लो जब तक छोटा वाला नंबर आ जाता है। तो ये हो गया 56 इंटू 55 इंटू 54, और यहाँ रुकोगे तो फैक्टोरियल यूज हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये इसको हमको छेड़ना नहीं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की। ये दोनों भी नजदीकी फैक्टोरियल ही है। अब इनमें से जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है? 51 माइनस आर, ठीक है, तो इसको ओपन करो। सबसे पहले 51 माइनस आर, उसमें से एक कम करा आपने, 50 माइनस आर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसको फिर नहीं छेड़ना, बराबर 30,800 बटे में 1। अब आप देखो 54 फैक्टोरियल से 54 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 50 माइनस आर फैक्टोरियल से 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या रह जाता है? 56 इंटू 55, नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30,800। अब इसको आप कैंसिल करोगे, कट के आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो काट लेते हैं। इन दोनों को कैंसिल करें, अगर मान लो 5 से करते हैं तो ये 11 बार चला गया, 5 29 5, 5 29 5 1 5 3, 5 29 ये आ गया 6160। ठीक है, 11 से कट हो रहा है, देख लेंगे। हाँ जी हो रहा है, 11 पंजे 55 6, और ये 56 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। तो अपने पास फाइनली आ गया 51 माइनस आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन फैक्टोरियल या एनपीआर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखो और क्वेश्चन इसमें से अपन अगर ले जो फैक्टोरियल बेस्ड हो वही लिखा हूँ पहले में, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन अपन देखेंगे अगर मिल पाए तो। देखो जी क्वेश्चन है एन स्क्वायर माइनस एन सी टू, ठीक है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन सी 10। तो बताओ कि एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो ये दे रखा है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखाया है, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, यानी यहाँ वाली वैल्यू सेम है, ये सी है कॉम्बिनेशन। तो इस वाले केस में दो केस हो सकते हैं, या तो ए इक्वल टू बी या एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, बीच में इक्वल है। ठीक है, तो अब a इक्वल्स टू बी तो हमको पता है किसी भी केस में नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला केस मिलेगा n इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि n की जगह तो यहाँ पे आ रहा है n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n स्क्वायर माइनस n माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो आप, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n माइनस 4 3n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, n माइनस 4 n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो n की वैल्यू 4 आ गई और एक n की वैल्यू माइनस 3 आ गई।
ठीक है। अब ये n की वैल्यू आपको मैंने बताया NCR और NPR में ऊपर और नीचे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, तो आप एक बार चेक कर लो। ऐसा नहीं कि इसको देख के आपने कह दिया सर ये नेगेटिव आ रहा है तो गलत है, ये वाली वैल्यू जो है ना ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखो आप -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ पे आपने -3 लगाया तो 9 + 3 12 हो रहा है, तो सही आ रहा है ये, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। n = 4 पे देखोगे तो 16 - 4 12, तो दोनों ही वैल्यू राइट हो जाएगी, 4 भी हो जाएगा और -3 भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप देखो सर नेगेटिव आ गया, मतलब NCR और NPR इन दोनों में ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आपने यहाँ जब n की वैल्यू लगाओगे तभी तो पता लगेगा ना कि ये नेगेटिव है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए NCA = NCB का क्या फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिए, और भी अपन लेंगे NCR NPR n फैक्टोरियल को समझने के लिए। अब मैं आपको कुछ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमको अगर समझ में आ जाए और उन रूल की हमको जानकारी हो तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में कोई विशेष दिक्कत आती नहीं। तो इसलिए मैं आपको कुछ रूल्स लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल क्या है वो देखो आप। अब अरेंजमेंट और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली ये चैप्टर जिसके बारे में, ठीक है। ये चीजें तो इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि उनको करने में ये नोटेशंस काम में आते हैं। पहला रूल है n विभिन्न वस्तुओं को, ये चलो इसको भी हटाओ, ये भी अपन बाद में लेंगे। पहला लेते हैं गुणन का आधारभूत नियम। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, देखो ये रूल क्या कहता है। ये रूल ये कहता है कि यदि कोई घटना, कोई काम है, ठीक है, घटना का मतलब है कोई भी काम हम कर रहे हैं, कुछ काम करने के तरीके हमको पता करने, तो कोई घटना है A, उसको करने के m तरीके हैं, और एक कोई घटना है B, उसको करने के n तरीके हैं, ठीक है। और दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र हैं, ठीक है। A तथा B दोनों स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो A तथा B, या कह सकते हैं A फिर B, एक ही बात है, के होने के कुल तरीके जो है m × n हो जाएगा। ये रूल है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तरीके। ए घटना को करने के m तरीके हैं, बी घटना को करने के n तरीके हैं, और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए तथा बी घटना इन दोनों के होने के तरीके m × n हो जाएंगे। एक एग्जांपल से मैं इस बात को समझाता हूं। देखो, मान लो कि भी कुचामन है, कुचामन से हमको जयपुर जाना है। कुचामन से क्या करना है? जयपुर जाना है, ठीक है। और कुचामन से जयपुर जाने के हमको समझ लो कि एक बस जाती है, दो, बस नंबर 1, बस नंबर 2, ठीक है। और मान लो ट्रेन का भी साधन है, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2, ठीक है। ये साधन अपने पास अवेलेबल है।
फिर जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे बस नंबर 1 स्मॉल, इस बस में और इस बस में डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब अलग अलग है, ये बस अलग ही अलग है। और बस नंबर 1, बस नंबर, ये ट्रेन भी अलग है पहले वाले से, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2। और मान लो एक एरोप्लेन भी चलता है, एरोप्लेन नंबर। कुचामन से जयपुर जाने के अपने पास 4 तरीके, या तो इन दोनों बसों में से चले जाओ या ट्रेन से चले जाओ, और फिर ये बसें और ये ट्रेन वगैरह अलग, और जयपुर से दिल्ली जाने के 5 तरीके। अब हमसे पूछा जाता है कि कुचामन से दिल्ली जाने के कितने तरीके, कुचामन से दिल्ली जाने के कितने तरीके, कितने तरीके, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन। तो इस रूल की हेल्प से अपन इसको करेंगे। क्या होगा, आप जरा समझे बात को, कि अगर आपको कुचामन से दिल्ली जाना है, ये कुचामन से दिल्ली जाने वाली जो घटना है ये 2 पार्ट में होगी। कैसे होगी ये, कि भैया आपको कुचामन से दिल्ली जाना है तो पहली घटना आपकी जो है कुचामन से जयपुर जाना पड़ेगा, ये घटना ए बोल सकते हो आप इसको। फिर इसके बाद में जयपुर से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ऐसा ही होगा ना, ये घटना बी बोल सकते हो आप इसको। तो ये इन दोनों घटनाओं के बीच में फिर शब्द का प्रयोग हो गया। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है बीच में आ रहा है, अपन समझ सकते हैं कि भाई पहले कुचामन से जयपुर जाएगा, फिर जयपुर से दिल्ली जाएगा। अब आप देखो कुचामन से जयपुर जाने के जो तरीके हैं वो कितने हैं, टोटल 1 2 3 4, और जयपुर से दिल्ली जाने के कितने हैं, 5। तो कुचामन से दिल्ली जाने के जो टोटल तरीके आएंगे कुचामन से दिल्ली, तो वो कितने हो जाएंगे, इस रूल के मुताबिक 4 × 3 12 तरीके। कोई व्यक्ति अगर कुचामन से दिल्ली जाना चाहता है तो 12 तरीकों से जा सकता है। अब ये तो बात हो गई रूल की, चलो 12 आंसर आ गया, बट अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर 12 तरीके कौन कौन से हो गए, ये तो आपने एक फॉर्मूला बता दिया, लगा दिया, एक आंसर निकाल दिया, बट समझ नहीं आ रहा कौन से 12 तरीके। तो वो मैं फिजिकल बना के बताता हूँ कैसे जाएगा। मान लो मेरे को जाना है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मैं कुचामन से जयपुर जाऊंगा तो 4 में से किसी एक का चुनाव करूंगा। बस नंबर 1 मैंने ले ली, मेरी बात। अब मैं जयपुर पहुंच गया, अब जयपुर से दिल्ली जाने के लिए मैं किसी का भी चुनाव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं बस नंबर 1 से आया, अब यहाँ से मेरे पास बस नंबर 1 से आने के बावजूद स्मॉल b1 ले सकता हूँ, स्मॉल b2 ले सकता हूँ मैं, स्मॉल t1 ले सकता हूँ मैं, स्मॉल t2 ले सकता हूँ मैं, और a1 ले सकता हूँ। अगर मैं बस नंबर 1 से आया हूँ उसके संदर्भ मेरे पास 5 हो गए टोटल। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं 4 से 5 थे, मैंने 3 लिख दिए, 5 थे ना, 20 आ गए। अब ऐसे ही आप समझ सकते हो, अगर मैं बस नंबर 2 से आया होता तो अगेन मेरे पास इसके संगत भी ऐसे 5 तरीके आ जाते। अगर मैं ट्रेन नंबर 1 से आया होता तो इसके संगत भी मेरे पास 5 तरीके हो जाएंगे। अगर मैं ट्रेन नंबर 2 से आया होता इसके संगत भी मेरे पास 5 तरीके हो जाएंगे। अब ये टोटल पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं कि मैं सब 20 तरीकों से जाऊंगा। बात है कि क्या क्या संभावना है इनसे जाएगा तो कोई एक आदमी जो किसी एक तरीके से, लेकिन संभावना क्या क्या है ये हो सकती है। ये 20 तरीके हो गए, मेरी मर्जी है जिस तरीके से चला जाऊंगा। तो ये जो चीज मैंने बना के दिखाई इसको हम बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग। एक एक चीज हम बना के देंगे, हाँ ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। बट क्या अभी तक तो चलो भाई टोटल तरीके 20 और हमने बना के भी दे दिए, बट कई क्वेश्चन होंगे ऐसे होंगे जिनके आंसर हजारों में आ रहे होंगे, तो वहां फिर बना के देखोगे तो फिर पड़ गई बात। इसलिए ये रूल हमारी हेल्प करेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी एक चीज आप ध्यान रखना, दो घटनाओं के बीच में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको सेंस मिल रहा है कि दो घटनाओं के बीच में फिर शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो फिर आप उन तरीकों को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये वाली लाइन समझ आ रही होगी आप,
जो ए घटना है कुचामन से जयपुर जाने की और जो बी घटना है जयपुर से दिल्ली जाने की, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर तो है नहीं। आप कुचामन से जयपुर किस तरीके से गए उसका वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला फंडामेंटल रूल है, गुणन का आधारभूत नियम। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके।